Good morning, students. How are you? स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, रूलिंग द कंट्री साइड। उसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए, ठीक है। जिसमें हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, कलमकारी प्रिंट वगैरह है, छापे वगैरह हैं, और जो गुलामी थी उनकी, वो पढ़ी थी हमने। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जिसमें देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में, यहाँ तक पढ़ा था हमने, बीघा वगैरह पढ़ा था कि बीघा क्या होती है, और इंडिगो जो फसल होती है, वो लोग जो थे रेत वाली नील की खेती कैसे करते थे, और उनको क्या मिलता था, और खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए होता था उनको, बुलक कार्ट्स, हल वगैरह, ठीक है। और फिर जो नील की खेती थी उनकी फसल भी कौन करते थे, जेंट्स लोग ही करते थे। और फिर जब खेती करने के बाद जब उनको नील की जो गट्ठर होते थे, जो पैदावार होती थी उनको फसल, वो क्या करते थे, वो फैक्ट्री में ले जा करके फैक्ट्रियों में भेजते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आज हमारा है आज का चैप्टर हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कि नील का जो उत्पादन होता था वो कैसे होता था, नील की जो खेती करते थे तो उसमें जो उत्पादन होता था वो कैसे होता था। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, देखो कितना अच्छे से समझाया हुआ है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि जो आपको ये देखो एरो लगा के यहाँ पे ये बताया गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, बीटर वेट। इसका मतलब क्या होता है, ये बीटर वेट क्या होती है, बीटर वोट होती है, जिससे लोग क्या करते हैं, फसल को अच्छे से इसमें मशीन में डाल के फिर उसको तैयार करते हैं, देन उसकी खेती करते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, क्या लिखा हुआ इसमें, फॉर्मेंटिंग वेट। इसका मतलब है जो किण्वन जो होद होती थी यहाँ पे, जो आपको मान लो कि एक जो कुछ होद वगैरह बनी हुई है, ये सारी इसमें क्या करते थे वो लोग, इनमें उस नील की खेती को डालते थे, और फिर उनको ऐसे छांटना वगैरह होता है वो करते थे इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में बता रखा है, क्या बता रखा है ये देखो, अभी हम पढ़ेंगे कि जो आपको फिगर 10 दे रखा है उसमें क्या बोला गया है, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स पेंटिंग बाई विलियम सिम्पसन 1863 की। आपको इसमें बताया गया कि जो नील की जो खेती थी, जो नील की खेती करते थे उसके आसपास के जो खेत थे, तो उस खेत के पास एक नील का एक क्या था, इंडिगो का क्या था, कारखाना था, फैक्ट्री थी वहाँ पे। और ये चित्र किसने बनाया था, यहाँ पे विलियम सिम्पसन था, उसने 1863 में बनाया था। अब हमें यहाँ पे देखो एक और डायग्राम दे रखा है, जिसमें देखो ये लेडीज़ वगैरह है, ये वाला फिगर 11। इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है फिगर 11 में, वुमेन यूजुअली कैरिड द इंडिगो प्लांट टू द वेट्स। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो नील के जो पौधे थे उनको होद तक कौन लेके जाती थी, औरतें, लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, वो लेके जाती थी। यहाँ तक लेके जाते थे वो लोग, ठीक है। ये जो है यहाँ पे लाके इनको देते थे, और फिर ये क्या करते उसमें फसल को छंटनी करते थे। यहाँ फिर एक और डायग्राम दे रखा है आपको, फिगर 12। इसमें क्या बोला गया कि द वेट बीटर द इंडिगो वर्कर हेयर इज स्टैंडिंग with the pedal that was used to steer the solution in the wet. These workers had to remain the waist deep in water for 8 hours to beat the indigo solution, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि वेट क्या होता है, अभी इसमें बार बार वेट का ही नाम आया, तो वेट होता क्या एक्चुअल में। तो वेट जो है इसमें बोला गया कि ए फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेजल, ठीक है। इसका मतलब है कि एक किण्वन जो होती है, ऐसे मान लो कि संग्रहण पात्र, जिसमें अपन कोई चीज़ डालते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं। तो वो एक जो हमारे पास में जो कुछ पात्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। और यहाँ जो फिगर 12 है उसमें क्या बोला गया हमें कि जो होद में जो घोलने के लिए जो हमें कुछ चाहिए होता है, भाई ये होद है, यहाँ पे होद में ये आदमी जो है वो कुछ किसी चीज़ से तो इसको हिला रहा होगा ना, तो इसको हिलाने के लिए देखो ये इसके हाथ में क्या है, एक लकड़ी है, एक डंडा है, जिससे क्या करते हैं वो लोग उस नील को हिलाते हैं। तो यहाँ आपको एक डायग्राम में एक देखो पिक्चर में दे रखा है आपको, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में क्या है, एक स्टिक है, स्टिक के जैसे कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो नील मजदूर है वो होद के पास खड़ा हुआ है, और जो होद के पास में क्या पड़ा हुआ है, एक घोल पड़ा है किसका, नील का। तो उसको हिलाने के लिए इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, जो पेडल, ये हाथ में इसकी लकड़ी है, इसे क्या बोलते हैं, पेडल बोलते हैं। ये पेडल लिए हुए खड़ा है इसको, और इन मजदूरों को क्या कर रहे हैं, वो 8-8 घंटे तक से भी ज़्यादा के क्या होते हैं, अपने कमर तक जो है वो भरे हुए नील के जो घोल होते हैं उन पे खड़े रहना पड़ता है, ठीक है।
अब हमें इसके चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर में क्या दे रखा है? द इंडिगो विलेज वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वेट्स इन दैट इंडिगो फैक्ट्री 3 or 4 वेट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर the dye. Each vat had a separate function. The leaves stripped of the indigo plant were first soaked in warm water in a vat known as the fermenting or steeper vat for several hours. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो नील के जो गांव थे उनमें आमतौर पे क्या होते थे, जो बागान थे उनके मालिक थे ना, तो मालिकों की क्या थी? फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के आसपास ही होते थे नील के गांव। जो मालिक थे उनकी फैक्ट्री होती थी ना, तो उन फैक्ट्री के आसपास ही क्या होते थे? नील के गांव होते थे। और फिर उनकी नील की कटाई करने के बाद जो नील के पौधे होते थे उनको कारखानों में क्या करते थे? वेट होता था, होद होता था, उसमें भेजते थे वो लोग। और जब रंग बनाने के लिए क्या करते वो लोग? रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। और जो पहला होद था उसको अलग काम था और दूसरे होद का अलग काम था। सभी होद बने हुए हैं ना यहाँ पे, देखो अलग अलग आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग बने हुए हैं। ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब कि अलग अलग बने हुए हैं ना सारे होद्स। तो इन सभी होद्स का क्या था? अलग अलग काम था। तो इन 3-4 कुंड थे, उनकी जरूरत पड़ती थी, उनका सबका अलग अलग काम था। और नील के पौधे और पत्ती उनको तोड़ के क्या करते थे? पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था, डुबो के रख देते। और फिर क्या करते? उस होद में स्टीपर या फिर किण्वन की सहायता से क्या करते थे? डुबो के रख देते, जिसे बोलते हैं स्टीपर या फिर किण्वन बोलते हैं आप लोग। तो वो होता था। अब इसमें हमें बोला गया है कि when the plants fermented the liquid began to boil and bubble. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vat that was placed just below the first vat. In the second vat known as the bitter vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जब पौधों को जो है वो किण्वनित किया जाता था, ठीक है, पौधों को उनमें डुबो के रखा जाता था, तो उस समय उस पानी में से कुछ बुलबुले उठते थे, ठीक है। और फिर जो बुलबुले उठते थे तो उस टाइम क्या करते वो लोग? उसमें कुछ सड़ी हुई पत्तियां वगैरह होती थी उसी पौधे की, वो डाल देते थे, जिससे क्या होता था कि वो जो पानी था, कुछ भी तरल पदार्थ था, वो क्या होता कि एक और होद में दूसरी वाली होद थी इसमें, इसको छान लेते थे वो, ठीक है। और छानते थे और फिर दूसरी होद जो थी उसमें पहले होद के ठीक नीचे होती थी। मतलब कि ये जो पहली वाली जो होद है ना, इसके जस्ट नीचे क्या थी? दूसरी होद होती थी, जिसमें क्या करते वो लोग? छानते थे। पहले वाले में उबालते थे, दूसरे वाले में छानते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे? इन द सेकेंड वेट नॉन एज द बिटर वेट द सॉल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्टेड एंड बीटन विद पेडल्स। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न्ड ग्रीन एंड देन ब्लू, लाइम वाटर वाज एडेड टू द वेट। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट द इन फ्लेक्स. A muddy sediment settled at the bottom of the vat and clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off and the sediments, the indigo pulp, transferred to another vat known as the settling vat and then pressed and dried to sell. क्या हुआ? Dried to sell. अब हमें इसमें क्या बोला कि पहले वाले में क्या करते थे वो लोग? उसको उबालते थे पानी में, फिर दूसरे वाले में क्या करते हैं? उसको छानते हैं। अब क्या होता है कि जो दूसरी होद थी उसमें घोल जो है वो लगातार हिलाते रहते थे वो लोग। जैसे अभी यहाँ पे एक ये जो खड़ा है ना, ये क्या करता था? उसको हिलाता रहता था बार बार। और जब ये हिलाता रहता तो क्या होता? उसमें कब तक हिलाता था उसको पेडल से? जब तक कि ना वो जो पानी था, जो भी उनका तरल पदार्थ था, वो हरा या फिर उसके बाद नीला हो जाता था ना, तब तक वो उसको हिलाते रहते थे। और होद में जो चूने का पानी डालते थे ना, तो वो भी उसमें डालते थे वो धीरे धीरे। फिर क्या करते? उसको हिलाने के बाद उसमें चूने का पानी डालते थे। और धीरे धीरे जब नील की जो नील जो था उसकी जो पपड़ी होती है, जैसे उसके ऊपर एक परत आ जाती थी, तो उसके नीचे एक पपड़ी जम जाती थी, एक परत जम जाती थी ना, तब क्या करते? उसके ऊपर साफ पानी या फिर कुछ निकलने लगता था उसके ऊपर से। तो क्या था कि जो वो पानी वगैरह था उसको छान करके अलग करते थे। और फिर नीचे जमी जो नील थी उसकी गाद जो थी, फिर क्या होता उसमें जो पपड़ी जमने के बाद नीचे जो नील जम जाती थी, उसकी लुगदी को ना दूसरे कुंड में डालते थे वो लोग निथारने के लिए, छानने के लिए, ठीक है, छानने वाले कुंड में और डालते थे। और फिर उसके बाद जो है उसको निचोड़ करके निकाल लेते थे। और उसके बाद जो था वो नील जो था, इंडिगो जो था, वो क्या होता था
कि उसको सुखा देते थे वो लोग, और सुखाने के बाद वो क्या होता, बिक्री करने के लिए तैयार हो जाता था। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दे रखा है फिगर में, द इंडिगो इज़ रेडी फॉर सेल। इट मीन्स यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इंडिगो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब अब उसकी क्या कर रहे हैं, वो सेल करने के लिए तैयार है बिल्कुल से। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि हेयर यू कैन सी द Here you can see the last stage of the production, workers stamping and cutting the indigo pulp that has been pressed and molded. In the background you can see a worker carrying away the bullocks for drying. अभी आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ आप जो है क्या देख रहे हो कि उत्पादन करने की जो आखिरी जो स्टेज होती है उसको देख रहे हैं अपन। यहाँ पे आखिरी स्टेज हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना ये वाली, यहाँ पे बन के तैयार हो गया नील, तो ये आखिरी स्टेज होगी इसकी। अब इसमें क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे देखो दबा करके, इसको दबा करके जो सांचे हैं, अलग अलग सांचे बने हुए हैं इनमें, ठीक है, तो इन सांचों में क्या कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं और फिर नील को डाल रहे हैं, और नील की लुगदी को भी काट करके क्या कर रहे हैं लोग, इसमें सांचों में भर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं मजदूर जो है उन पर एक अलग से मुहर लगा रहे हैं, उस पर अपनी अपनी, जिसे छाप बोलते हैं, वो अपने अपने डिजाइन की मुहर लगा रहे हैं, यहाँ पे ठप्पा लगा रहे हैं इस पर। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें एक मजदूर जो है वो इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे देखो पीछे वाला आपने देख रहे होगे, यहाँ पे इसी डायग्राम में देखो पीछे एक ये वाला जो है आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से जो टुकड़े बचे हुए हैं इसके नील के, उसको सुखाने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज कौन सा है, ये वाला है, जिसमें हमें क्या बोला गया कि व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड to the planter after the harvest, a new loan was given to the rayat and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. It means यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो जब किसान जो है वो कर्जों से पहले आकर्षित होते थे ना, तो वो आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही क्या आ गया था, समझ में आ गया था कि ये जो व्यवस्था है उनकी वो बहुत ज़्यादा कठिन है, और उन्हें जो नील की जो कीमत है वो भी नहीं मिल रही थी, जो जितनी भी मिल रही थी उनको वो भी क्या थी, बहुत कम थी, और कर्जे जो थे वो भी कर्जों का सिलसिला तो उनका ख़त्म हो ही नहीं रहा था, बार बार कर्जे लेकर के उनको नील की खेती करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इनकी देयर वाज अदर प्रॉब्लम्स टू द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन द विच पीजेंट्स प्रिपेयर्ड टू कल्टिवेट राइस। इंडिगो मोreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest the land could not be sown with rice. It means यहाँ पे क्या बोला गया कि जो समस्याएं थी वो और भी थी, उन लोगों की, किसानों की जो समस्याएं थी वो यही नहीं थी कि उनके कर्जे बढ़ रहे थे या फिर उनको इजाफा नहीं हो रहा था नील में, इससे भी ज़्यादा उनकी और भी समस्याएं थी। तो वो क्या थी कि जो बागान मालिक थे वो चाहते थे कि किसान जो है वो अपने सबसे बढ़िया खेतों में है नील की खेती करें, लेकिन नील की खेती करने के साथ परेशानी ये भी थी कि जो उसकी जड़ें थी वो बहुत क्या रही थी, गहरी हो रही थी, ठीक है, जड़ें जो थी वो गहरी होती थी किसकी, नील की, और वो मिट्टी थी वो भी सारी क्या करता था, मिट्टी की सारी जो नील की खेती करने के बाद वो मिट्टी जो थी वहाँ की, उसकी सारी जो ताकत थी वो नील जो है वो खींच लेता था पूरी की पूरी। और नील की जो कटाई करने के बाद जो धान की खेती करते थे वो लोग, उस पर सब चाहते हैं कि भाई हम नील की तो कर ली अपने, अब हम क्या करेंगे, हम अनाज भी उगाएंगे इस पर। जब वो अनाज उगाते थे ना तो उसकी फसल नहीं हो पाती थी उस पर। इट मीन्स कि वो फसल सिर्फ वो ज़मीन किसकी होती थी, नील करने के लिए। एक बार उस पर नील की खेती कर ली तो मतलब कि वो पूरी की पूरी जो ज़मीन थी वो क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी उसकी, और उस पर किसी दूसरी फसल को उगा ही नहीं पाते थे किसान। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम थी, इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी, ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लू रिबेलन एंड आफ्टर, ठीक है, हमारा पॉइंट है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो नील विद्रोह था, नील विद्रोह और उसके बाद की कहानी इसमें हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो इन मार्च 1859 thousands of Rayat in Bengal refused to grow indigo as the rebellion spread. Rayats refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements.
Those who worked for the planters were socially boycotted, and the Gomasthas, agents of planters who came to collect rent, were beaten up. Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters. Lathials, the lathi wielding strong man maintained बाय द प्लांटर्स। इट मीन्स यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा एक विद्रोह हो रहा है, जिसमें क्या कर रही है कि जो लेडीज़ वगैरह है वो भी क्या कर रही है, अपने किचन की जो चीज़ें होती हैं, बर्तन वर्तन वगैरह, उनसे भी क्या कर रही हैं, वो लड़ाई कर रही है। ठीक है, और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तलवार वगैरह लेकर के युद्ध कर रहे हैं। तो इसमें देखो हम पढ़ते हैं कि जो मार्च 1859 था, उसमें बंगाल के जो हज़ारों जो रैयत लोग थे, उन्होंने क्या किया था, नील की खेती करने के लिए मना कर दिया था कि हमें नील की खेती नहीं करनी है। विद्रोह हुआ क्यों था वो पढ़ रहे हैं हम। तो देखो इसकी हमें वजह पता चल रही है कि विद्रोह होता क्यों है कि मार्च 1859 में हजारों जो रैयत लोग थे, उन्होंने बंगाल के अंदर मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे खेती, हमें नहीं करनी है। ठीक है, नील की खेती हम नहीं करेंगे। और जैसे जैसे विद्रोह फैला तो रैयत जो बागान मालिक थे उनको लगान चुकाने से भी इनकार कर रहे थे कि हम तो आपको, जो बागान के मालिक थे वो उनसे कर्ज दे रहे थे उनको, तो उनका वो क्या हो गया था, कर्ज बढ़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी मना कर दिया कि हम तो आपको कर्ज भी नहीं चुकाएंगे। ठीक है, और वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर के नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे थे। और जो औरतें थी वो अपने बर्तन लेकर के लड़ाई में कूद पड़ी। और बागान मालिक जो थे उनके लिए काम करना क्या हो गया था, काम करने वालों का जो सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। भैया आप लोग बागान मालिक जो काम कर रहे थे उनको भी क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया उनका। और बागान मालिक जो थे उनकी तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो एजेंट थे उनकी भी पिटाई कर दी। जो भी पैसे लेने आते हैं उनको पीट डालते थे वो। और जो रैयत थे उन्होंने भी क्या कर ली थी, कसम खा ली थी, स्वर कर लिया था। उन्होंने एक स्वर किया कि हम क्या करेंगे, कसम खा ली उन्होंने कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के जो लाठीधारी जो गुंडे होते हैं उनसे डरेंगे। उन्होंने साफ साफ बोल दिया। अब क्या होता है कि वाई डिड the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not only rise up in rebellion, they do so only at times. It means यहाँ पे हमें बताया गया कि नील के जो किसान थे वो चुप बैठने के लिए तैयार थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बगावत की जो ताकत थी वो कहाँ से मिली थी, इसमें कोई शक करने वाली बात है नहीं कि नील की जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, दमनाक थी। लेकिन जो लोग दबे हुए थे ना, वो हमेशा के लिए बगावत नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कभी कभी ही होता है जब वो लोग किसी परेशानी से ज़्यादा परेशानी होती तब वो लोग बगावत करने के लिए आते हैं, वरना बगावत करना किसको पसंद है, कोई नहीं करना चाहता। तो वही इनके साथ हुआ है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं अपन। इन 1859 द इंडिगो रेयर्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द local jamidars and village headmen in their rebellion against the planters. In many village headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought peace battles with the Lathials. In other places even the jamidars went around village urging the raids to resist the planters. These jamidars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो नील के जो किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान जो थे, उनको ये लग रहा था कि जो अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है, जो ब्रिटिश जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, उनके साथ ही अगर वो मिल जाए तो वो संघर्ष में जो है युद्ध कर रहे हैं, अभी बगावत कर रहे हैं, तो उसमें अंग्रेजी सरकार है वो उनका साथ दे देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उनको एक और भी विद्रोह खतरे में, मतलब उनको एक और विद्रोह कर रहे थे जिससे उनको खतरा लग रहा था, खतरे से डरी हुई थी पहले से ही वो किसी और चीज़ से। जब नील की खेती करने वाले जो ज़िले थे उनमें एक बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वहाँ का, 1859 की सदी की बात है, उस इलाके का दौरा कर रहा था। तो रेतोर को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, इसलिए वो बरसात में मजिस्ट्रेट जो एसले ईडन था उनको वहाँ पे भेजा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे कि जब वो लोग
उनको भेजा है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, बरसात में जो मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन वहाँ पे आया था तो उसने एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने क्या कहा था कि जो रेत जो थे वो उनको नील है, नील जो है उसके जो साइन करवाए हुए थे उनको सिग्नेचर करने के लिए उनको मजबूर कर रहे थे। मजबूर नहीं करेंगे, मतलब उनको मजबूर नहीं किया जाएगा उसको। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं 1859 इंडिगो वाला, तो उसमें क्या बोला उसने कि जो रेत थे उनको लगा कि जो बागान मालिक है वो उनके खिलाफ बगावत करने के लिए उन्हीं के जो स्थानीय जमींदार है और मुखिया है उनका समर्थन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे गांव जो थे वहाँ के और वहाँ के जो मुखिया थे उनसे भी क्या था, नील जो था ना उस नील की खेती के लिए जो अनुबंध पे जबरन उनके सिग्नेचर करवाए थे ना ज़बरदस्ती, तो वो उन्होंने भी वो नील के किसानों को इकट्ठा किया। और जो उनके जो लोग होते हैं गुंडे वगैरह लठिया लठ लेकर के काम करते हैं, तो साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और कई स्थानों पर रेत जो थे वो बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे थे। और कई जमींदार जो हैं वो इस बात से परेशान हो गए कि बागान जो मालिक है उनकी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बागान मालिक जो है वो जबरन क्या करेंगे, लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेंगे, इसलिए वो डर रहे थे। फिर होता क्या है कि द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1859। द British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion when the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts. The Lieutenant's governor turned the religion in the winter of 1859। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास में हमें बताया गया है अभी इसमें कि जो ये लोग थे कि नील की जो किसान थे उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार है जो हम युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हमारा साथ देगी। लेकिन जो 1857 की जो क्रांति चल रही थी ना, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो बगावत कर रहे थे उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उनके एक और ख़तरा हो गया था, वो पहले से ही डरी हुई थी इस युद्ध से। तो जब नील की खेती करने वाले जिलों से एक बगावत की खबर फैली तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है 1859 में, और वो क्या करता है, जो सर्दियों के इलाके में दौरा करने के लिए आया था वहाँ पे सही नज़र लगाने के लिए भाई क्या कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे रेतों को लगा कि सरकार जो है उनकी दुर्दशा से क्या हो गई है, परेशान है, इसलिए वो हमारा सपोर्ट करेगी। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में वहाँ पे कि बरसात में जो मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन जो है वो एक नोटिस जारी करता है जिसमें वो क्या बोलता है कि जो रेत है उनको जो नील के खेती के लिए जो अनुबंध मानने के लिए मजबूर किया था ना वो अब नहीं करेंगे, मतलब कि अब उनको मजबूर नहीं किया जाएगा नील की खेती करने के लिए, सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। और इस क्या होता है कि द रेत सा द टोर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर plight when in बरसात द magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Reith would not be complied to accept Indigo contract. Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be sown. Eden was trying to placate the peasants and control and an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. तो क्या होता है कि इस नोटिस के आधार पे जो लोग हैं वो उनको एक खबर फैल गई कि भाई जो रानी विक्टोरिया है उसने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है, और जो ईडन किसान हैं उनको शांत करने के लिए जो विस्फोटक स्थितियाँ हो रही थी वो भी क्या हो गई अब हमारी तो क्या होता है कि वहाँ जो है खबर फैल जाती है इस नोटिस के लिए, इस नोटिस को देख के पूरे गांव में क्या होती है खबर फैल जाती है कि रानी विक्टोरिया ने क्या किया है, नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। और जो ईडन किसान थे वो ईडन जो थे वो किसानों को शांत करने के लिए और विस्फोटक जो स्थितियां बन रही थी उनको नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे थे बार बार, और उसकी कार्रवाई जो थी वो कार्रवाई कर रहा था किसानों से। तो उसकी जो कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया था। फिर क्या होता है कि एज द रिबेलियन स्प्रेड intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. They wrote of the misery of the riots, the
Tyranny of the planters and the horrors of the indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with indigo cultivators. It declares that indigo production was not profitable for ryots. The commission asked the ryot to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. इसका मतलब है कि जब उन लोगों को पता चलता है तो जो इडन जो था उसने क्या किया, उनको शांत करने के लिए कोशिश कर रहा था वो बार बार। तो फिर क्या होता है कि एज द रिबेलियन स्प्रेड, इसका मतलब कि जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया तो कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो भी नील की खेती करने के लिए झीलों में अलग अलग जिले जो थे अपने सिटीज़ थी उनमें क्या होने लगे, चल पड़े थे, जाने लगे थे। और उन्होंने क्या किया, जो रेत लोग थे उनकी दुर्दशा देख ली और बागान मालिक की और जो जोर ज़बरदस्ती चल रही थी उन पे लगान वगैरह देने की और उन पे अत्याचार करने की, तो नील व्यवस्था के बारे में उन्होंने क्या किया, पूरा लिख दिया कि कैसे कैसे वो रेत लोग थे वो मुसीबतों से गुजर रहे थे, उनको कैसे कर चुकाना पड़ता था, बार बार उनको लोन लेना पड़ता था, अपनी ज़मीन जो है वो उनको जो बागान मालिक थे उनके पास गिरवी रखनी पड़ती थी, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, उसमें लिख दिया था। ठीक है, फिर क्या होता है, और इस बगावत से परेशान होकर के सरकार जो है सरकार को बागान जो मालिक की रक्षा के लिए जो सेना बुलानी पड़ी थी। और फिर क्या होता है कि नील उत्पादन जो व्यवस्था थी उसकी जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया था उन लोगों ने, और उस आयोग से जो बागान मालिक थे उनको दोषी बना दिया, दोषी पाए गए वो लोग, और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी जो आलोचना की जा रही थी वो भी करने लगे थे लोग। और आयोग ने कहा कि जो नील है उनकी खेती जो है वो रेतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो वो सौदा कैसे कर ले भाई उसके लिए। तो आयोग ने क्या किया कि जो रेत थे उनसे कहा कि वे मौजूद जो अनुबंध है उनको पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन अभी जो उन्होंने भाई सिग्नेचर कर रखे हैं तो उनको वो जो फुलफिल तो करना पड़ेगा ना उनकी कंडीशंस। तो उन लोगों ने ऐसे बोल दिया। फिर बाद में जब क्या होता है, और बाद में होता है कि जो बगावत थी उस बगावत के बाद बागानों में नील जो था उसकी उत्पादन जो थी वो कम हो गई थी, लेकिन इसके बाद बागान मालिक जो थे वो बिहार पर ध्यान देने लग गए थे, है ना। और 19वीं सदी के आखिर में जो कृत्रिम लोग थे, जो कृत्रिम रंग थे, उनका निर्माण होने लग गया था। और फिर क्या हुआ कि जो इससे उनका जो कारोबार था वो भी क्या हो गया था, बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, ख़राब हो गया था, ठप हो गया था वो भी। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल हो गए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो क्या होता है कि बिहार से लौटते वक्त उनको एक किसान ने ना उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए कहा कि आप लोग जो है वो एक बार चंपारण आओ और जो किसान है उनकी दशा तो देखो क्या 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 कंडीशन हो रखी है। तो फिर होता क्या है कि वो बोल देते हैं उनको, लेकिन जो मालिक थे वो उसके खिलाफ थे। आंदोलन चंपारण जो नील बागान थे वो नील बागान के जो मालिक थे वो उस चंपारण आंदोलन के शुरुआत थी, इसलिए वो उनके खिलाफ थे। फिर यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला एक टेबल सी बनी हुई है, इसमें आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पर। इसमें क्या होता है कि जो आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो, इट मीन्स भीख मांग लूँगा। क्या बोल रहे हैं ये जो है वो रेत लोग हैं ना, उन्होंने कहा था, क्या बोला कि भीख मांग लूँगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। कौन बोल रहा है, वो रेत लोग बोल रहे हैं कि हम चाहे ना तो भीख मांग सकते हैं लेकिन नील नहीं उगाएंगे कभी भी लाइफ में। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो एक हरजी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ चंदपौर जो बोलते हैं इसको, ठीक है, वो जो थे चांदपुर के, वो थाना हरदी और वाज इंटरव्यूड बाय द मेंबर ऑफ द इंडिगो कमीशन ऑन ट्यूसडे 5 जून 1860। दिस इज़ वॉट ही सैड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि चांदपुर एक कोई जगह है, वहाँ पे क्या होता है कि थाना हरजी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून और 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की थी। ठीक है, किससे बात की थी, काश्तकार था हाजी मुल्ला, काश्तकार था कौन, हाजी मुल्ला था, उससे उन लोगों ने बात की थी। और हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब
दिए थे वो किस तरह थे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें नीचे दे रखा है वो क्वेश्चन इस तरीके से थे। क्या था कि WS सेक्टन कार प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो, इट मीन्स WS जो सीटन कार है वो नील आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, इंडिगो कमीशन, ठीक है। तो इसमें बोला गया हमें, आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन वोट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट, इट मीन्स उन्होंने क्या कहा था कि क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो। किसने कहा था, WS सीटन कार ने कहा था, किससे, उन रैयतों से कहा था कि क्या तुम अब नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पे खेती करना चाहोगे, भाई तुम्हारी क्या शर्त है जिस पे तुम खेती करना चाहोगे नील की। तो क्या होता है कि जो हाजी मुल्ला होता है वो क्या बोल रहा है, हाजी मुल्ला, I am not willing to sow and I don't know that any fresh terms would satisfy me। हाजी मुल्ला क्या बोलते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे खुश करेगी या नहीं भी कर पाएगी, कि मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे क्या नहीं कर सकता, मैं अभी नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। फिर क्या होता है वहाँ पे एक मिस्टर जो है वो मिस्टर साले भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मिस्टर साले क्या बोलते हैं, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ए रूपी ए बंडल। इसका मतलब क्या है कि जो मिस्टर साले थे उन्होंने क्या बोला कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते, अगर हम तुम्हें उस नील की खेती के लिए हम तुम्हें क्या दे दें, 1 रुपया दे दें, कि हम बोले कि भाई हाँ 1 रुपये में तुम क्या कर सकते हो, नील की खेती कर सकते हो, तो क्या, तो जब साले ने कहा उनसे कि अगर हम तुम्हें ये कहें कि आपको नील की खेती करनी है और पर बंडल जो आपका बंडल बना रहा है, पर बंडल हम तुम्हें क्या देंगे, 1 रुपया ही चुकाना होगा तुम्हें, तब भी तुम नील की खेती नहीं करना चाहते। तो हाजी मुल्ला क्या बोलते हैं, हाजी मुल्ला बोलते हैं नो आई वुड नॉट, क्या बोलते हैं, नो आई वुड नॉट, रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो। इट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं, हाजी मुल्ला ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, लेकिन मैं नील की खेती बिल्कुल भी नहीं करूँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। क्या बोला कि मैं भीख मांग लूँगा लेकिन मैं नील की खेती नहीं उगाऊँगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दे रखा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, तो इस बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिविटी है ये। तो इसमें क्या बोला गया आपको कि इमेजिन यू आर ए विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन, WS सीटन कार आस्क्स यू ऑन व्हाट कंडीशन विल रैयट्स ग्रो इंडिगो, व्हाट विल योर आंसर बी। इसमें पूछा गया है कि आप सपोज करो, कल्पना करो, इमेजिन करो कि आप जो है वो नील आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कौन, WS सीटन कार है, उनके सामने गवाही दे रहे हो, ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि रैयत जो है वो किस कंडीशन पे नील की खेती कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो आप दिमाग लगाना है आप, और आपको आंसर देना है कि अब आप बताओगे कि वो बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, और वो उनकी आखिर वो किस शर्त पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, आगे हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो हमारे आगे चैप्टर में क्या बताया गया हमें कि आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार with the discovery of synthetic dyes in the late 19th century. Their business was severely affected, but yet they managed to expand production when Mahatma Gandhi returned from South Africa. A peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. It means कि मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया। क्या बताया था मैंने आपको कि जो बगावत हो रही थी, उस बगावत के बाद क्या था कि जो बागानों में जो नील का उत्पादन कर रहे थे वो भी क्या हो गया था, बिल्कुल से खराब हो गया था, ठप हो गया था काम उनका, अब नहीं चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जो बागान मालिक थे वो बिहार पे ध्यान देने लग गए थे, और 19वीं सदी के आखिर में क्या होता है कि जो कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लग गया था, और इससे उनका व्यवसाय था, उनका जो कारोबार था वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था।
फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उनसे क्या कहा था कि आप जो है वो चंपारण आकर के एक बार नील किसानों की दुर्दशा को देखो तो सही कि कैसे हम जो नील की खेती करने वाले किसान है कितनी बुरी दशा में हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, एक बार आप आके देखो तो सही। तो क्या होता है कि 1917 में महात्मा गांधी का यह जो दौरा होता है ना, जब वो उनको देखने जाते हैं, तो जो नील बागान मालिक जो थे वो इस चंपारण क्या था, चंपारण वाला जो था इसके क्या हो गए थे, बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, आंदोलन के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे कि हम जो है ये जो चंपारण आंदोलन है वो शुरुआत नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। इससे उनको क्या हो गया था, वो खिलाफ थे इसके मालिक। अब क्या होता है हमारे पास में, आपको ये वाली जो ड्राइंग दिख रही है इसमें आपको कुछ बताया भी गया है, ठीक है। इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, इट मीन्स कि वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन कैसे होता था, है ना, और वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन कैसे करते हैं लोग, देखो। तो इसमें बोला गया है हमें कि इन द अर्ली 18th सेंचुरी ए फ्रेंच मिशनरी जीन, क्या नाम है इसका, जीन है ये, ठीक है, जीन बैप्टाइज्ड लेबर्ट ट्रेवल टू द कैरिबियन आइलैंड एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन, ठीक है। तो वो क्या है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी जो मिशनरी क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो जीन था वो बैप्टिस्ट लबात जो था वो कैरिबियनी द्वीपों का दौरा कर रहे थे, यहाँ पे कुछ देखने के लिए जा रहे थे, और इस इलाके के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, पूरा डिटेल में लिखा था। तो क्या होता है इसमें बताया गया हमें कि जब उन्होंने लिखा तो क्या लिखते हैं वो, पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक्स दिस इमेज शोज ऑल द स्टेज ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव plantation of the region. You can see the slave workers putting the indigo plant into the settler vat on the left. Another worker is churning the liquid with a mechanical churner in a vat. Second from right, two workers are carrying the indigo pulp hung up in bags to be dried. In the foreground, two others are mixing the indigo pulp to be put into molds. The planters is at the center of the picture, standing on the high ground supervising the slave workers. It means यहाँ पे देखो हमें उसकी पूरी प्रोसेस है वो बताई हुई है। हमारी इंडिया में कैसे करते थे हम नील की खेती, पहले वो उनको उबालते थे, देन उसमें क्या करते थे वो चूना मिलाते थे, फिर उसमें वो कलर आता था ग्रीन, फिर ब्लू होता था, तब उसको क्या करते हैं छानते थे, निथारते थे, ऐसे ऐसे करके करते थे वो लोग, और उसमें क्या करते थे वो उनको हिलाते भी थे। लेकिन यहाँ वेस्ट इंडीज़ में कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे इसमें बताया गया। तो यहाँ पे देखो एक ये तस्वीर है वो लबात की एक पुस्तक से ली गई है, और इस तस्वीर में क्या बताया गया हमें कि यहाँ पे जो है ना फ्रांसीसी बागानों में जो नील उत्पादन कैसे करते हैं उसकी सारी स्टेप्स बताई गई है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि जो बायां सिरे पर आपने क्या देख रही हो कि एक गुलाम मजदूर है, ठीक है, जो यहाँ पे ये खड़ा है गुलाम मजदूर, जो क्या कर रहा है आपका ये वाला। तो गुलाम जो मजदूर है वो नील के पौधों को सेटलर वाट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेटलर वॉट में डाल रहे हैं। देन फिर एक और मजदूर जो है वो एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे, वो देखो यहाँ पे इसको घुमा रहा है। फिर आपने क्या देखा इसमें कि जो चरखी से घोल को घुमा रहा है और सेटलर वोट में डाल रहे हैं, कोई चरखी से घुमा रहा है उसको, फिर देखो दाएं से दूसरा भी देख रहे हो तो दो मजदूर जो है नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं। और अगले हिस्से में दो मजदूर आपने क्या देख रहे हो यहाँ पे कि अगले हिस्से में जो है वो दो मजदूर और हैं जो क्या कर रहे हैं, नील की जो लुगदी है उसको मिला करके सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आपकी आगे जो दो मजदूर और है वो इनकी लुगदी को क्या कर रहे हैं, सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं लुगदी को, ठीक है इसकी। और फिर तस्वीर की जो बीचों बीच बागान मालिक ऊंची देखो यहाँ पे ऊपर खड़ा हो रहा है ना ये वाला बागान मालिक, ये वाला, तो ये क्या कर रहा है उसको ऊंची जगह से खड़े होकर के सारे गुलामों पर नज़र रख के उसकी ट्रैकिंग कर रहा है, उनको देख रहा है, ठीक है, उन पे कि भाई क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पूरा इसमें वो इनका ध्यान रख रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर जो है वो थर्ड हिस्ट्री का रूलिंग द कंट्री साइड कंप्लीट हो गया है। और
इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।